साथियों, मैं आज बसंत सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपका अकाउंट्स का जो नोट्स बता रहा था, अकाउंट्स के बारे में जो सभी क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा था, उसको आज कंटिन्यू करते हुए मैं साझेदार के प्रवेश, पिछला जो मेरा वीडियो है उस वीडियो में हमने साझेदार के प्रवेश से पहले तक चैप्टर बताया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप का। आज हम पार्टनरशिप में साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें जो भी आए क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन को आज हम डील करने वाले हैं। मेन क्वेश्चन को आपको अगर ध्यान में देना है, याद करना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबाएं, जिससे आपको बेल बटन दबाएं, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं साझेदार का प्रवेश में मेन क्वेश्चन। आज हम पार्टनरशिप पूरा बता देंगे आपको। मेन क्वेश्चन जो है, जो कि आपके 2023 के एग्जाम में आने वाला है, कहता है साझेदार के प्रवेश से आप क्या समझते हैं। भारतीय साझेदार अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसके लिए अपनी सहमति न दे। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे पूंजी तक ख्याति के लिए निर्धारित राशि लानी पड़ती है और फर्म की संपत्ति में हिस्सा लेने का वह अधिकार प्राप्त कर लेता है तथा वह व्यवसाय के लाभ में भी हिस्सा पाने का अधिकारी हो जाता है। नया साझेदार फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय लेखांकन मानक 10/26 के अनुसार ख्याति का क्या लेखांकन होगा। अब देखिए, कोई नया साझेदार जब आता है, क्वेश्चन पूछेगा कि नया साझेदार के आने पर, प्रवेश करने पर ख्याति क्या होगा। होता है जब नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो वह अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। इसके लिए उसे क्षतिपूर्ति के रूप में पूंजी तथा ख्याति के लिए पूंजी लाना पड़ता है, ख्याति के लिए प्रीमियम लाना पड़ता है। तो लेखांकन मानक 10 के अनुसार ख्याति को पुस्तकों में तभी लिखा जा सकता है जब उसके लिए नगद राशि लाई जाती है। नए साझेदार द्वारा ख्याति की लाई गई राशि को पुराने साझेदार जो है वो किस अनुपात में बांटते हैं, त्याग के अनुपात में बांटते हैं। यदि नया साझेदार ख्याति की नगद राशि लाने में असमर्थ है तो ख्याति के लिए खाता नहीं खोला जाता है। इसके लिए साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते को डेबिट किया जाता है और नए पुराने साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते को उनके त्याग के अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। पहला जर्नल एंट्रीज में आएगा, जब ख्याति की राशि नए साझेदार के द्वारा नगद लाई जाती है तब एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट यार टू प्रीमियम या गुडविल अकाउंट, या गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी लिखा जाता है। जब ख्याति की राशि पुराने साझेदार उनके त्याग के अनुपात में बांटते हैं तो बांटा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यार या प्रीमियम गुडविल अकाउंट यार टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पुराने साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि निकाल ली जाती है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यार टू कैश अकाउंट होता है। और कहता है जब नया साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाती है तब एंट्री होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यार टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये 4 जनरल एंट्री आपको याद रखना है। अगर पूंजी लाता है तो कैश अकाउंट या टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूंजी की राशि लाता है तो एंट्री होगा। अब है तीसरा पुनर्मूल्यांकन। तीसरा क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है और किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता एक अवास्तविक खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, जो साझेदारी फर्म के पुनर्मूल्यांकन के समय बनाया जाता है। यह खाता संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। एक नया साझेदार के प्रवेश पर फर्म का पुनर्गठन होता है। इसके परिणाम स्वरूप संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसमें संपत्ति और दायित्व का मूल्य में या तो वृद्धि होता है या कमी होता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन खाता या स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, उस समय बनाया जाता है जब संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के प्रभावों को लेखाबद्ध करना होता है। और
चिट्ठा में संपत्तियों और दायित्वों का संशोधित मूल्य लिखा जाता है, जो नया मूल्य होता है वो लिखा जाता है। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है यह तब बनाया जाता है जब आर्थिक चिट्ठा में संपत्तियों और दायित्वों को उनके पुराने मूल्य पर ही दर्शाया जाता है। इसे दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष जो हैं अर्थात लाभ हानि पुराने साझेदारों के पूंजी के अनुपात में या उनके पुराने पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। मेमोरेंडम पुनर्मूल्यांकन खाते के द्वितीय भाग के शेष अर्थात लाभ हानि को सभी साझेदारों मैंने नए साझेदार सहित उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। अब कहा जाए एक क्वेश्चन है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है। कहता है जब साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तनों का लेखा बिना स्थिति विवरण में उनके मूल्यों में परिवर्तन के किया जाए तो ऐसी स्थिति में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। एक क्वेश्चन है सामान्य संचय जनरल रिजर्व क्या है। तो सामान्य संचय जो संचय किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाए जाते हैं बल्कि संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ रखने तथा संभावित हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं तो उसे सामान्य संचय कहा जाता है। अब देखिए ये एक चैप्टर खत्म हुआ आपका साझेदार का प्रवेश। अब देखिए साझेदार का अवकाश ग्रहण है ना, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें क्वेश्चन आएगा मेन जो VVI क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं। साझेदार का अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट कैसे होता है। कहता है जब एक साझेदार से सभी साझेदारों की सहमति से पूर्व नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो वह फर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, अपना हिसाब कर लेता है और फर्म को छोड़ देता है। इसे साझेदार की सेवानिवृत्ति या अवकाश ग्रहण कहते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण निम्न कारण से हो सकते हैं। कहता है किसी साझेदार में मतभेद होने से, बीमारी या शारीरिक कमजोरी होने से, वृद्धावस्था के कारण व्यवसायिक कार्य में रुचि न लेने से। जब साझेदार फर्म में अवकाश ग्रहण करता है तो फर्म से अपने हिस्से की राशि यानी ख्याति का हिस्सा, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ में हिस्सा या लाभ में हिस्सा, संचय और संचित लाभ में हिस्सा, संचित हानियों में हिस्सा लेकर वह व्यवसाय से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना किस प्रकार करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का गणना। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, तो होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो या ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। दो सूत्र है इसका, होता है न्यू रेशियो बराबर। तो जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से की प्राप्ति होती है, जिससे शेष साझेदार के लाभ के हिस्से में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना आवश्यक है। इस प्रकार नया लाभ विभाजन अनुपात वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदार भविष्य में होने वाले लाभ और हानि का विभाजन करेंगे। तो न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। सूत्र हम लिख भी दिए हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 केस बताया गया है। कहता है जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूरा हिस्सा क्रय करता है या प्राप्त करता है तो प्राप्त करने वाले साझेदार का हिस्सा बराबर होता है पुराना अनुपात प्लस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार से प्राप्त हिस्सा। केस 2 में जब शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से के किसी विशेष अनुपात में प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के क्रय के हिस्से को भी जोड़ दिया जाता है। केस 3 कहता है जब शेष साझेदार के नए लाभ अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में कुछ भी न दिया हो तो ऐसी स्थिति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को हटाकर जो शेष अनुपात बचता है वही नया अनुपात होगा। और इस तरह से जैसे एक उदाहरण दिया गया ABC का पुराना अनुपात 3:2:1 है और C फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो A और B का नया अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का ख्याति में हिस्सा की गणना किस प्रकार करेंगे। तो कहता है जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लाभ के हिस्से को प्राप्त करते हैं। इस प्राप्ति के लिए जो शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों की ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति करते हैं। तो ख्याति का मूल्यांकन साझेदार संलेख के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। लेखांकन मानक 10/26 के अनुसार ख्याति को पुस्तक में तभी लिखा जा सकता है
जब उसके लिए मुद्रा या मुद्रा तुल्य राशि के रूप में कुछ प्रतिफल चुकाया गया हो। तो ख्याति का मूल्य लेखांकन अब कहता है व्यवहार दो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहला है जब पुस्तकों में ख्याति विद्यमान हो, जब ख्याति पुस्तक क्या हो, ख्याति विद्यमान ना हो, और सबसे पहले ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति की रकम उसके पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है और शेष साझेदार पूंजी खाते प्राप्ति अनुपात में किया जाता है। इस प्रकार ख्याति खाता खोले बिना ही ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो जनरेट होता है रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अवकाश ग्रहण पर फर्म के पुस्तक में ख्याति जब पहले से विद्यमान हो, तब पहले से विद्यमान अगर है तो वह गुडविल को ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट जनरेट करके उसको बांट देंगे। बेइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। अगर प्राप्ति या अधिलाभ अनुपात यानी गेनिंग रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदार उस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिससे उनके अनुपात में वृद्धि होती है। पुराने साझेदार के लाभ अनुपात में इस वृद्धि को ही प्राप्ति अनुपात या अधिलाभ अनुपात कहते हैं। अब क्वेश्चन है एक, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या है। एक होता है जीवन बीमा पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और एक होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट, इसका नाम या ज्वाइंट यानी इसमें 2-3 आदमी का एक साथ बीमा किया गया है। तो यह कब होता है, जब साझेदारी फर्म में होता है। कहता है साझेदारी फर्म साझेदारों के जीवन का अलग अलग जीवन बीमा या एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेती है। इन पॉलिसी को कि प्रीमियम का भुगतान फर्म द्वारा किया जाता है। जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इस पॉलिसी से रुपया प्राप्त होता है या पॉलिसी अवधि समाप्त होने पर रुपया मिलता है, तो इसे ही संयुक्त बीमा पॉलिसी कहते हैं। पॉलिसी से प्राप्त रुपया का प्रयोग फर्म साझेदार की मृत्यु होने के बाद उसके हिस्से की राशि का भुगतान करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, संचित लाभ या संचित हानियां किसे कहते हैं। यानी संचित लाभ या संचित हानि कहता है वह लाभ जो विगत वर्षों में साझेदारों में नहीं बांटे गए और संचित हो गए, इसे संचित लाभ या अवितरित लाभ भी कहा जाता है। असंचित हानि वे हानियां जो साझेदारों में न बांटी गई हो, अर्थात साझेदार पूंजी खाते में इसको बांटा नहीं गया है, तो इसे संचित हानि कहते हैं। संचित हानि चिट्ठे में संपत्ति भाग में दर्शाई जाती है। संचित हानि को कहाँ दर्शाएंगे, चिट्ठे के संपत्ति भाग में, और संचित लाभ को चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो इस संचित लाभ और संचित हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते उनके पुराने लाभ अनुपात में बांटते हैं। कहता किसी साझेदार को लाभ की गारंटी देने का क्या अर्थ है। लाभ की गारंटी दी है, जैसे कोई एक नया साझेदार है और वह अगर प्रवेश करना चाहता है, मगर उसको क्या है, जो उसको लगता है हमको लॉस होगा, तो उसको कोई जो साझेदार जो पहले से काम कर रहा है वो उसको गारंटी देता है जो तुमको इतना लाभ होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो हम अपने हिस्से से तुमको पैसा देंगे, हम गारंटी लेते हैं। तो इसलिए उसी कहते हैं हम किसी साझेदार को लाभ की गारंटी दें। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कैसे लिखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसे न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है और साथ ही उसे लाभ में एक निश्चित हिस्सा भी दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि उसके लाभ की हिस्सा जो है गारंटी वाली राशि से कम होता है तो उस कमी की पूर्ति सभी विद्यमान साझेदार या किसी एक साझेदार द्वारा की जाती है जो गारंटी लेता है, परंतु यह साझेदारों के बीच हुए समझौते पर निर्भर करता है। प्रवेश पाने वाले साझेदार को दी गई गारंटी के अनुसार लाभ का भुगतान किए जाने के कारण जो शेष साझेदार है उनके लाभ की राशि में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। तो एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जब फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, अलग होता है, तो उसे मिलने वाली राशि में क्या क्या जोड़ी जाती है। तो जोड़ा जाता है क्या, तो उसका अवितरित लाभ, पूंजी, उसका लाभ में हिस्सा, सामान्य संचय में हिस्सा, संचय कोष में हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, वेतन, संपत्ति और दायित्वों के पूरे मूल्यांकन पर होने वाले लाभ, चालू वर्ष में हुआ लाभ। और घटाया क्या जाएगा, घटाया जाए वाली राशि अवितरित हानि या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जो हानि दिया हो वो,
उसमें उसका हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन पर जो हानि हुआ उसमें उसका जो हिस्सा हुआ। इस तरह से अगर ऋण लिया है तो ऋण पर ब्याज, अपलिखित की जाने वाली ख्याति में हिस्सा, तो ये सब उसको घटाया जाएगा। अब कहते हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुल देय राशि का भुगतान निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि द्वारा किया जा सकता है। जैसे समस्त राशि का एक मुश्त भुगतान करेगा, एक मुश्त भुगतान करेगा तो क्या होगा जयंती, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। पूंजी अगर भुगतान नहीं करेगा नगद में तो उसका लोन हो जाएगा, तब एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर यदि जो है आंशिक भुगतान किया जाएगा, मतलब कुछ नगद दिया गया और कुछ उसके ऋण खाते में डाल दिया गया, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। या फिर अवकाश ग्रहण के साझेदार के ऋण का किस्तों में भी भुगतान किया जा सकता है। पांचवा वार्षिकी विधि द्वारा भुगतान किया जा सकता है। वार्षिकी विधि में वार्षिक भुगतान किया जाता है, एनुअल एन्यूटी मेथड जिसको कहा जाता है। किन परिस्थिति में साझेदारी का विघटन किया जाता है, अगला क्वेश्चन चैप्टर देखते हैं, साझेदार का विघटन, हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। किस परिस्थिति में साझेदार का विघटन किया जा सकता है, तो साझेदारी का विघटन या समापन निम्न परिस्थितियों में किया जा सकता है। जब किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, किसी साझेदार की असमर्थता की दशा में, या उपक्रम या कार्य के पूरा होने की दशा में। मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मृत साझेदार, जैसे कोई साझेदार डेथ कर गया, डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत साझेदार के प्रतिनिधि या उसका वारिस जो होता है या उत्तराधिकारी, जिसको इंग्लिश में एक्सिक्यूटर्स कहा जाता है, को देय राशि का भुगतान किया जाता है। मृतक के उत्तराधिकारी जो हैं निम्नलिखित पाने के अधिकारी हैं। क्या क्या पाने के अधिकारी है, तो मृत साझेदार के खाते में जो पूंजी खाते का जमा शेष है, मृत्यु की तिथि तक का पारिश्रमिक या ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि, फर्म की ख्याति में हिस्सा, अवितरित लाभ या संचित लाभ में मृतक साझेदार का हिस्सा, फर्म का उपार्जित लाभ में हिस्सा, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ में हिस्सा, यदि संयुक्त बीमा पॉलिसी हो तो इसमें हिस्सा। और इसमें मृत साझेदार के पूंजी खाते में किसको डेबिट करेंगे, घटाएंगे किसको, तो मृतक का आहरण, आहरण पर ब्याज यदि कोई हो, अवितरित हानि में मृतक का अनुपातिक भाग, ख्याति के मूल्य में कमी होने पर उसका हिस्सा, पुस्तक में विद्यमान राशि को अपलिखित करना एवं उसका हिस्सा, विद्यमान ख्याति की राशि, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले हानि में उसका हिस्सा। इस प्रकार मृत साझेदार के पूंजी खाते में उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात जो राशि शेष निकलती है, यही राशि मृत साझेदार के उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि को क्या होता है, देय होता है। अतः उक्त शेष राशि को उसके उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित करके मृत साझेदार के पूंजी खाते को बंद कर दिया जाता है और एंट्री होता है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर्स एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। उसके जो मृत साझेदार है उसके खाते का जो भी योग होता है उसको मृत साझेदार के उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को पैसा दिया जाता है। तो जनरेट होता है जब एक किस्त में पूर्ण भुगतान किया जाए तो डिसीज्ड पार्टनर्स एक्सिक्यूटर्स अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। और जब किस्तों में भुगतान किया जाएगा तब तो उसका कहता है जब मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को किस्तों में भुगतान किया जाता है तो उसके वैधानिक निष्पादन को 6% वार्षिक की दर से उस पर ब्याज मिलता है या सहमति के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज दर प्राप्त होगा। चाहे निष्पादन, यदि निष्पादन चाहे तो ब्याज के बदले लाभ में अनुपातिक हिस्सा प्राप्त कर सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी इन विकल्पों में किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसके पूंजी खाते का जो शेष है उसको लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा, तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू डिसीज्ड पार्टनर एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट। या अदत्त शेष पर जो शेष बच रहा है उस पर ब्याज मिलेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू एक्सिक्यूटर्स लोन अकाउंट।
किस्त का भुगतान होगा तो रिसीव प्रोसिक्यूटर्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। और जब वार्षिकी वृद्धि द्वारा होगा एन्युटी मेथड से, तो उसमें कहता है कि मृतक साझेदार के पूंजी खाते के शेष को वार्षिकी खाते में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तब डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। और वर्ष के अंत में वार्षिकी भुगतान जब होगा तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। अब देखते हैं साझेदारी के विघटन। साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन में क्या अंतर है। कहता है जब फर्म के सभी साझेदारों के संबंधों में कोई परिवर्तन होता है तो इसे साझेदारी का विघटन कहते हैं। और यह कहता है यह नए साझेदार के प्रवेश या साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय होती है, जबकि पुराने साझेदारी फर्म के विघटन पर सभी साझेदारी फर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, अर्थात फर्म का व्यवसाय बंद हो। जबकि साझेदारी फर्म के विघटन पर, फर्म का विघटन जब होगा तो उसमें फर्म पूरी तरह से बंद हो जाएगा, मगर साझेदारी का विघटन होगा तो फर्म चलता रहेगा। क्या साझेदारी के विघटन पर व्यवसाय चलता रहता है, परंतु फर्म के विघटन पर फर्म का व्यवसाय समाप्त होता है। साझेदारी का विघटन क्या होता है, ऐच्छिक होता है, जबकि साझेदारी फर्म के विघटन में ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य भी हो सकता है। साझेदारी के विघटन में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और नया स्थिति विवरण बनाया जाता है, जबकि साझेदारी फर्म के विघटन में संपत्तियों की वसूली की जाती है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है तो साझेदारी फर्म का विघटन किस रीति या किन परिस्थिति में किया जाता है। साझेदारी फर्म का विघटन की विभिन्न रीति है। ठहराव द्वारा समझौते, ठहराव या समझौता द्वारा विघटन। किसी फर्म के साझेदारों की सहमति या उनके बीच ठहराव के अनुसार साझेदारी किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अनिवार्य समापन, अब क्या अनिवार्य, जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या जब किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यवसाय करना असंवैधानिक हो जाए तो अनिवार्य समापन इसको कहते हैं। सूचना द्वारा विघटन, यदि साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी हो तो कोई भी साझेदार साझेदारों को फर्म का विघटन कराने की अपनी इच्छा को लिखित सूचना देकर विघटन करवा सकता है। आकस्मिक घटनाओं घटित होने पर, अब जैसे दो साझेदार है तो किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, एक साझेदार की मृत्यु हो गई, या किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, किसी निश्चित समय की समाप्ति पर, किसी निश्चित समय की समाप्ति पर हो सकता है, किसी निश्चित कार्य के पूरा होने पर। एक है न्यायालय द्वारा समाप्ति, जब न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन का आदेश दिया जाए तो साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। इसमें निम्नलिखित स्थिति हो सकती है। कहता है साझेदार के पागल होने पर, साझेदार के अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने पर, साझेदार के दुराचार के आधार पर, साझेदार के समझौता भंग करने पर, किसी साझेदार के भाग का हस्तांतरण करने पर, व्यवसाय में लगातार हानि होने पर, उचित या न्याय उचित व्यवहार पर। इस प्रकार साझेदारी फर्म के विघटन पर फर्म का कारोबार बंद हो जाता है और सभी सारी संपत्तियां बेच दी जाती है, दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है एवं साझेदार के हिसाब किताब निपटाए या दावे निपटाए जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता, जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो वहाँ पर वसूली खाता तैयार किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। कहता है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारी में पुनर्गठन अर्थात साझेदार का प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु की स्थिति में इसे बनाया जाता है, और वसूली खाता जो यह साझेदारी फर्म के विघटन की स्थिति में अर्थात जब फर्म का कारोबार बंद हो जाता है तब बनाया जाता है। इसे बनाने का उद्देश्य संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होने से लाभ या हानि का निर्धारण करना है। इसके बनाने का उद्देश्य संपत्तियों के विक्रय और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ हानि का निर्धारण करना है। इस खाते में संपत्तियों और दायित्वों के मृत्यु में होने वाले वृद्धि या कमी, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में होने वाले वृद्धि या कमी का लेखा किया जाता है। और कहता है इस खाते में संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तकीय मूल्य तथा बाजार मूल्य का लेखा किया जाता है, और जितना में वह बिक्री होता है बिक्री मूल्य को लिखा जाता है। कहता है यह फर्म के जीवन काल में कभी भी एक से अधिक बार बनाया जा सकता है, और
वसूली खाता है जो या जीवन फर्म के जीवन का केवल एक बार ही बनाया जाता है विघटन के समय। मतलब वसूली खाता क्या है, इसे क्यों बनाया जाता है? जब फर्म का विघटन होता है, संपत्तियों को बेचा जाता है, दायित्वों का भुगतान किया जाता है, तो इसके लिए वसूली खाता बनाया जाता है। फर्म के विघटन का अर्थ फर्म के व्यवसाय का बंद होना है। जब सभी साझेदारों का फर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है, वसूली खाता जो है एक नाम मात्र या वास्तविक खाता है। इससे फर्म की संपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय की जाने वाली जर्नल प्रविष्टि। कुछ जर्नल प्रविष्टि कभी कभी पूछ लेता है, जो विघटन फर्म के विघटन के समय होने वाली जर्नल प्रविष्टि को बताइए। तो उसमें जर्नल प्रविष्टि होगा, कहता है सबसे पहला है जो विभिन्न संपत्तियों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर। या क्वेश्चन आप बनाइएगा तो वहाँ पर ये बहुत आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा, जनिटी याद रखिए। विभिन्न संपत्तियों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं तो जनिट होता है रियलाइजेशन अकाउंट या टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सभी दायित्वों के उनके पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाता में हस्तांतरित करते हैं तो होता है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। संपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान या संचित को वसूली खाता में हस्तांतरित करने पर द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट या जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। संपत्ति की बिक्री पर एक स्टेप देखिए, इसको इस जनिटी को आप दो स्टेप में याद कीजिएगा। एक तो सबसे पहला स्टेप है इसका वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर, ट्रांसफ़र करने पर। तो ट्रांसफ़र जो वह संपत्ति का ट्रांसफ़र हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी ट्रांसफ़र हुआ तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो भी प्रोविजन है, डाउटफुल डेट्स है, रिजर्व है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या जो भी रिजर्व है उसको डीआर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और दूसरा स्टेप में इसको संपत्ति की बिक्री होगा, दायित्वों का भुगतान होगा, ये सब कार्य होगा। तो संपत्ति की बिक्री पर कहता है जब नगद बिक्री हो तो कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब साझेदार द्वारा संपत्ति ले ली जाए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब किसी लेनदार द्वारा संपत्ति ले ली जाए तब कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री वहाँ पर होगा। दायित्वों का नगद भुगतान करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू दायित्वों का भुगतान किया जाएगा तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। कोई साझेदार जब किसी दायित्व का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाए तब होता है रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं विघटन के व्यय का भुगतान करने पर, विघटन व्यय भुगतान होने पर रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट। और विघटन व्यय का भुगतान जब साझेदार द्वारा किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जर्नल एंट्री होगी आपका। अब आता है जो वसूली खाता को जब हम बंद करते हैं तब देखते हैं वसूली खाता के डेबिट साइड का योग ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा है। यदि क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा है डेबिट साइड के योग से तो क्रेडिट साइड के योग में डेबिट साइड के योग को घटा देंगे, जो बचेगा वह लाभ होगा। तो वसूली खाता को बंद करने पर लाभ होने की दशा में होता है रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि डेबिट साइड का योग ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का योग कम है तो वह हानि की स्थिति होगी और उसमें जनरेट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला है जनरेटिव साझेदार के ऋण का भुगतान करने पर, लोन का भुगतान करने पर पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। संचित लाभ या संचित कोष को हस्तांतरित करने पर तो रिजर्व अकाउंट या रिजर्व फंड अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हानि रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साझेदार के पूंजी खाते के बंद करने पर, अब जब साझेदार पूंजी खाता को देखेंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब देखेंगे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तब पार्टनर्स को भुगतान किया जाएगा। वही लिखेंगे जब यदि पूंजी खाते का क्रेडिट शेष निकलता है तो फर्म द्वारा नगद भुगतान किए जाने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक अकाउंट।
यदि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो पार्टनर को लाना पड़ेगा। नगद रकम लाने पर एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार आपने देखा जो पार्टनरशिप का आज पूरा चैप्टर मैंने बता दिया आपको। अब अगले वीडियो में हम आपको कंपनी से संबंधित जर्नल एंट्री बताएंगे। कंपनी का क्वेश्चन आंसर, जर्नल एंट्री, कंपनी से क्या समझते हैं, कंपनी से क्या आशय है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं और हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद तब तक के लिए।